सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बात करेंगे और पढ़ेंगे 7 तारीख के करंट अफेयर की। ये एक पार्ट होगा और ये एपिसोड 7 है मंथली करंट अफेयर की। इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनेगी फेब की, उसके अंदर ये एक एपिसोड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को देखना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर और करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी का फेवरेट रहा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देता है। पहला स्टेटमेंट है द 59th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग was held from 4 to 6 Feb 2026. Is this the right statement? That we will discuss. Second statement है the meeting was chaired by RBI Governor Shaktikant Das. Is this the right statement? वो भी देखेंगे. The repo rate was reduced by 25 basis point to 5.25%. And the last statement is the monetary policy stance was changed to accommodate tip. अब इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पहला आते हैं हम लोग फर्स्ट में। हाँ ऑब्वियसली ये करेक्ट है, 4 से 6 तारीख तक ये हेल्ड हुआ था एंड दिस वाज द 59th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। दूसरा स्टेटमेंट में आते हैं, क्या गवर्नर शक्तिकांत दास है या संजय मल्होत्रा है? ऑब्वियसली संजय मल्होत्रा है। तो यहाँ पे ये चीज प्रॉब्लमेटिक है, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अब रेपो रेट इस कमेटी में डिसाइड हुआ कि रेपो रेट का 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा देंगे, जो कि अब करेंटली फॉल करेगा 5.25 में। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस इट इज। हाल ही में एमपीसी कमेटी में डिसाइड हुआ है कि हाँ थोड़ा सा रेपो रेट का परसेंटेज बढ़ा दिया जाएगा एंड दैट विल मेक द लोन कॉस्टलियर, और उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन थोड़ा सा गिरेगा। अब लास्ट स्टेटमेंट द मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस वाज चेंज टू अकोमोडेटिव ना, एज वी हैव डिस्कस्ड कि रेपो रेट का बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया, दैट इटसेल्फ क्लैरिफाइज कि अकोमोडेटिव नहीं है। अब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में डिस्कस करते हैं। इस कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 सेंटर के होते हैं और 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं। अब ये अचानक से तो ये कमेटी फॉर्म होना शुरू हुई नहीं होगी, किसी ने तो सजेस्ट किया होगा। यस, इट वाज सजेस्टेड बाय फॉर्मर आरबीआई गवर्नर एंड इकोनॉमिस्ट उर्जित पटेल। इनकी कमेटी में ये सजेशन दिया गया कि हर साल एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए और डिस्कस होना चाहिए कि हाँ प्राइस को स्टेबल कैसे रखा जाए। प्राइस स्टेबिलिटी से रिलेटेड डिस्कशन होता है और उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज नेसेसरी होंगी वो सारी इस मीटिंग में डिस्कशन होंगी। अब यहाँ पे एक चीज बात आती है रेपो रेट की। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि रेपो रेट का पॉइंट बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब कि इन्फ्लेशन को गिराने के लिए लोन को थोड़ा महंगा कर दिया गया। आपको रेपो रेट के बारे में समझना बहुत जरूरी होगा कि इसका इफेक्ट कैसे है कि रेपो रेट बढ़ा, लोन महंगा हुआ, इन्फ्लेशन कैसे गिर गया। पहली बात तो रेपो रेट वो होता है रेट एट विच आरबीआई गिव लोन टू कमर्शियल बैंक। मतलब जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एट विच इंटरेस्ट रेट आरबीआई एक लोन देगी शेड्यूल या कमर्शियल बैंक को। एंड ऑब्वियसली जब रेट ज्यादा होगा तो लोन महंगा होगा, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन नीचे गिरेगा ऑटोमेटिकली। अगर ये चीज कम होता तो ऑब्वियसली बात है लोन चीपर हो जाता, और उससे क्या होता है जब ज्यादा लोग लोन लेंगे, ज्यादा फंड्स लोग लेंगे और वो ग्रोथ की तरफ दिखाएगा, मतलब ग्रोथ इंक्रीज होगी, ग्रोथ जो होगी वो अप जाएगी अगर रेपो रेट कम हुआ तो। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 1 एंड 3। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा नॉलेज में कि और क्या क्या चीजें डिसाइड हुई और क्या क्या पॉलिसीज यहाँ पे डिस्कशंस हुए, कौन कौन से मेंबर थे जो इन्वॉल्व थे एमपीसी कमेटी में। या इट वाज 59th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 1 and 3 was the right answer. It was held between 4 to 6 Feb 2026. चेयरमैन अपने शक्तिकांत दास नहीं, संजय मल्होत्रा हैं। इससे पता चलता है सेकंड स्टेटमेंट गलत। अदर मेंबर्स, उनके अलावा कौन कौन मेंबर था इस कमेटी में? नागेश कुमार, सौगाता भट्टाचार्य, राम सिंह, पूनम गुप्ता एंड इंद्रानिल भट्टाचार्य, ये बाकी के 5 मेंबर थे। एंड एज आप सेड कि 6 मेंबर होते हैं टोटल इसमें। अब रेपो रेट को 25 बेसिस से बढ़ा के कट करके 5.25 कर दिया गया अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब यहाँ पे 2 और रेट्स की बात हो रही है, ये तो ऑब्वियसली डिस्कस हो गया। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में बात हो रही है
और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में आता है। ये रेट दर्शाता है या ये कंसेप्ट दर्शाता है कि हाँ, कुछ कमर्शियल्स बैंक को अपना एक अमाउंट ऑफ मनी आरबीआई में सबमिट करना रहता है, जमा रखना पड़ता है। ये वही दिखाता है, द अमाउंट ऑफ मनी commercial bank have to submit in RBI, the amount of money that commercial banks जितने भी आरबीआई के अंडर आते हैं, आरबीआई के जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, उनको एक ऑब्लिगेशन रहता है कि इतने परसेंट आपको पैसे, जो भी आपके फंड्स हैं, जो भी कलेक्टेड मनी है, वो आपको आरबीआई के पास रखने होंगे। दूसरा बात आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मान लीजिए कि कभी ऐसा कुछ इमरजेंसी आ जाता है किसी बैंक में, फंड की कमी हो जाती है क्योंकि मैक्सिमम लोन आउट कर दिए हैं या फिर बहुत सारे लोन माफ कर दिए हैं, अब उनके पास फंड नहीं बचा है बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट राइट ऑफ द लोन्स ऑफ फार्मर्स, बिजनेसमैन, तो उनके पास अब फंड नहीं है। तो इतना एक इमरजेंसी विंडो बनाया जाता है कि लास्ट मोमेंट पे इमरजेंसी के टाइम पे आप इतना परसेंट फंड बोरो कर सकते हैं आरबीआई से। तो ये होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में। अब नेक्स्ट स्लाइड है उनके लिए जो लोग हिंदी में नोट्स बना रहे हैं, जो लोग हिंदी में समझना चाहते हैं इस चीज के बारे में, वो पॉज करके एक बार रीड कर लेंगे इस पूरे उसको। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइक दिस: कोटक महिंद्रा बैंक became the first custodian in India to issue which license digitally? कोटक महिंद्रा बैंक हाल ही में फर्स्ट कस्टोडियन बैंक बन गया है टू इशू लाइसेंस डिजिटली। कौन सा लाइसेंस? म्यूचुअल फंड लाइसेंस, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस, या बैंकिंग लाइसेंस, या एनबीएफसी लाइसेंस? इनमें से कौन सा लाइसेंस इशू करने के लिए फर्स्ट कस्टोडियन बैंक बन गया कोटक महिंद्रा? सो द करेक्ट आंसर हियर इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस। इसका मतलब कि जो भी पर्सन आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया के सिक्योरिटीज मार्केट में या फिर और किसी फॉर्म ऑफ एसेट्स में, तो वो उसको एक बार ये लाइसेंस अक्वायर करना पड़ेगा। और हाल ही में कोटक महिंद्रा पहला ऐसा कस्टोडियन बैंक बन गया है जो कि ये लाइसेंस डिजिटली प्रोवाइड करेगा। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट स्लाइड में एक चीज डिस्कस करेंगे कि क्यों ये फर्स्ट कस्टोडियन बैंक बन गया है, वो भी लाइसेंस इश्यू करना डिजिटली। हाल ही में सेबी ने एक नया इनिशिएटिव दिया था जिससे उन्होंने एक यूनिफाइड पेमेंट ब्लॉक बना दिया, जहां पे जितने भी ऑनलाइन या फिर डिजिटली ट्रांजेक्शन होंगे वो सिर्फ एक जगह से होंगे, एक रास्ते से होंगे। और उसके बाद कोटक महिंद्रा पहला ऐसा कस्टोडियन बैंक बन गया। जब हम बात करते कस्टोडियन की, तो यहाँ पे कस्टोडियन कुछ ही बैंक है, सेबी, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे कस्टोडियन बैंक है। उसमें से कोटक पहला ऐसा कस्टोडियन बैंक बना जो लाइसेंस इशू करेगा डिजिटली। यहाँ कस्टोडियन के मतलब आपने शेयर लिया, ऑब्वियसली उससे रिलेटेड कहाँ पे पहली बात आप स्टोर करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसकी पेरेंटिंग कैसे करेंगे, आपके पास शायद इतना टाइम नहीं होगा। सो यू हायर अ इंस्टीट्यूशन टू डू इट फॉर यू। तो वही बात आ जाती है कस्टोडियन की कि दे विल गोना लुक ओवर ऑल द एसेट्स यू अक्वायर्ड, या फिर जिसमें भी आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किए हैं वो सारे लुक ओवर यहाँ ये करेगा, एक कस्टोडियन बैंक करेगा। अब मैंने बात की थी यूनिफाइड पेमेंट ब्लॉक के बारे में, जो कि हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, यूनिफाइड डिजिटल वर्कफ्लो फॉर एफपीआई ऑनबोर्डिंग। ये है 2026 से इसको ऑपरेशनल कर दिया गया और उसके बाद ही कोटक महिंद्रा पहला ऐसा बैंक बना जो कि इशू कर रहा लाइसेंस डिजिटली, टू इशू फुल्ली डिजिटली एफपीआई लाइसेंस। एंटायर ऑनबोर्डिंग मतलब इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स सबमिशंस होंगे, सिग्नेचर चाहिए, वो सारे डिजिटली होंगे। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू। अभी हाल ही में पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने एक डील साइन की है। उसके अंडर दे विल गोना शेयर अ डिजिटल इन्वायरमेंट जिसमें डिजिटल सिग्नेचर हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आ जाता है। तो एक तरह से पूरा डिजिटल इन्वायरमेंट शेयर करने वाला है। अब कहीं ना कहीं ये एक रिलेशन बन जाता है कि अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ओपन हो गया उनके लिए भी, अब क्योंकि शेयर हो रहा तो ये चीज इजी हो जाएगी उस एग्रीमेंट के अंडर। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर दोस्त जिसको हिंदी में नोट्स बनाना, हिंदी में कंफर्टेबल है, वो इसको पॉज करके एक बार रीड कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर
3. The Offshore Areas Mineral Prevention of Illegal Mining and Transportation Rules 2026 were issued by which ministry? एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक्ट नहीं रूल्स की बात हो रही है, मतलब इसका कोई एग्जिस्टिंग एक्ट जरूर होगा. वी विल डिस्कस इट ऑन नेक्स्ट स्लाइड कि किस एक्ट के अंडर ये इशू किया गया है. पहला हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन में कि किस मिनिस्ट्री के अंडर ये इशू किया गया, whether it is Ministry of Environment, Forest and Climate Change, or it is Ministry of Coal, or is it Ministry of Mines, or is it a Ministry of Commerce? So the correct answer here is Ministry of Mines, जिसके मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी. जी किशन रेड्डी, इन्होंने एक तरह से इस फ्रेमवर्क में काम किया जिसपे ये रूल को इशू कर रहे हैं. अब यहां जब बात आती ऑफशोर एरियाज कौन से होते हैं? आपको ये लैंड दिख रहा होगा, बट ये ऑफशोर में नहीं आता. ऑफशोर आते हैं जो भी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है इंडिया के. मान लीजिए ये इंडिया है, इसका एक इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होगा, ये पानी है पूरा, वाटर है. अब ऑब्वियस सी बात है, ये ऑफशोर्स में काउंट होगा और यहाँ पे से भी मिनरल निकलते होंगे, यहाँ से भी मिनरल निकलते होंगे, यहाँ पे भी एक्सप्लोरेशन होंगे, इलीगल माइनिंग होती होगी, जैसे इलीगल सैंड माफिया है वैसे यहाँ पे भी इलीगल माइनिंग होती होगी क्योंकि डिमांड ज्यादा है. तो इसको एक तरह से रेगुलेशन में लाने के लिए 2002 में एक एक्ट पास किया था, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे. उसी से रिलेटेड अब कुछ रूल्स लाए गए हैं. प्रोसीजरल रूल्स हो सकते हैं, पेनाल्टीज इंट्रोड्यूस की जा सकती है, सो एंड सो. बट हम लोग यहाँ बात करेंगे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन के बारे में. ये सारे आते हैं ऑफशोर एरियाज में, पानी के पास जितने भी हैं. अब यहाँ से जितने भी माइनिंग होंगी, अगर वो इलीगल हुई तो उनको पेनलाइज किया जाएगा, सजा भी दिया जा सकता है. उनके ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इन्वॉल्व है उनके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है, और भी बहुत सारे जो कि इस रूल्स के अंदर मेंशन किए गए हैं. अब इससे क्या होगा? ऑब्वियसली आपको पहली बात तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराना पड़ेगा, और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, जिससे आपका ट्रैक किया जाए. प्लस एक्सपोर्ट में भी सिर्फ वेरीफाइड यूजर्स ही इन्वॉल्व हो पाएंगे. इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट में डिसरप्शन नहीं बनेगी, डिसरप्शन नहीं क्रिएट होगी. अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा उस एक्ट के बारे में जिसके अंदर ये रूल बनाया गया है. इट वॉज इशूड अंडर ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002. एज सेट के रूल बना तो एक्ट तो जरूर होगा, और वो रहा ये एक्ट 2002 वाला. अब इसमें कुछ एग्जम्पशंस फॉर नॉन कमर्शियल साइंटिस्ट एंड रिसर्च एक्टिविटीज, मतलब कि इसमें वो ऑर्गेनाइजेशन या वो इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व नहीं होंगे जो साइंटिफिक और रिसर्च पर्पसेस के लिए ऑफशोर माइनिंग कर रही हैं या एक्सप्लोरेशन कर रही हैं. ये सारे एग्जम्प्ट कर दिए जाएंगे, इनको पीनलाइज नहीं किया जाएगा. अब जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किए गए हैं इस रूल के तहत, वो ये है कि जो पावर है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन की, उसको एक्सटेंड कर दी गई है एक लिमिट तक. और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट जो है उसको अथॉरिटी दे दी गई है फॉर थ्रेशोल्ड ग्रेड एटॉमिक मिनरल्स, कि अब ये ऑथोराइज करेगा वो इंस्टीट्यूशंस को जो एटॉमिक मिनरल्स के ऊपर माइनिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी इनिशिएटिव ले रहे हैं. अब इसमें सारे ऑफशोर मिनरल्स आ जाते हैं, बस एक हाइड्रोकार्बन मिनरल ऑयल. इसको छोड़ के किसी से भी रिलेटेड माइनिंग अगर होती है ऑफशोर पे, तो मैंने बताया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, प्रॉपर नंबर, जीएसटी नंबर होना चाहिए उनके पास, और प्रॉपर आप एक तरह से कह सकते हैं अथॉरिटी होनी चाहिए. वो ऑथोराइज होने चाहिए बाय लीगल कंपनीज. अदरवाइज उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा और पीनलाइज अलग से किया जाएगा. बस आपको छूट मिली है हाइड्रोकार्बन मिनरल ऑयल्स के ऊपर. हम नेक्स्ट स्लाइड उनके लिए जो लोग हिंदी में नोट्स बना रहे हैं वो जल्दी जल्दी पॉज करके रीड कर सकते हैं या फिर ऐसे नोट्स बना सकते हैं, टाइम इनफ दे दिया. अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. Who has been elected as 107th member of International Olympic Committee? 107th मेंबर कौन सी ऐसे पर्सन ऐड हुए हैं अभी रिसेंटली? 107वीं मेंबर हैं वो, उनका चेहरा वैसे आप देख सकते हैं. नाम डिस्कस करेंगे, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में हाल ही में किस पर्सन को ऐड किया? सो हर नेम वाज सोराया अगाई हाजीगा, और ये एक बैडमिंटन प्लेयर हैं.
बैडमिंटन प्लेयर हैं, बट दैट इज नॉट द की हियर, इसलिए ये सिलेक्ट नहीं हुई। शी इज सिलेक्टेड बिकॉज शी इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम ईरान, फ्रॉम ईरान, जो कि ईरानियन ओलंपिक कमेटी के भी मेंबर रह चुकी, कमीशन की भी मेंबर बन चुकी हैं और अब जाके यहाँ पे भी मेंबर बनने वाली हैं। शी वॉज वोटेड फॉर इट एंड 95:5 का रेशियो था, मतलब 95 votes were given to her against the 5 which was against her. So टोटल मेंबर जो है आईओसी में वो 115 है, 115 मेंबर हैं। कुछ लोग एब्सटेन कर लेते हैं, कुछ लोग प्रेजेंट नहीं रहते हैं वहां पे वोट करने के लिए, बट टोटल मेंबर जो आईओसी में है वो 115 हैं। और इसकी प्रेसिडेंट अभी है क्रिस्टी नाम होगा, प्रेसिडेंट क्रिस्टी नाम है इनका, जो अभी करेंटली प्रेसिडेंट का पोजीशन होल्ड करती हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आईओसी के बारे में बात करेंगे और इनके बारे में बात करेंगे। जैसे ये 145th आईओसी सेशन था जिसमें ये इलेक्ट हुई हैं। ये मिलान शहर, इटाली के मिलान शहर में कंडक्ट कराया गया था और ये 107वीं मेंबर बनेंगी आईओसी की। 95 वोट्स इनके फेवर में थे। और जब बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, तो इट वाज फाउंडेड इन 1894 इन पियर्से दे कुबर्तीन, पहले इसके फाउंडर थे एक तरह से, और इसका हेडक्वार्टर है लुजाने, स्विट्जरलैंड में। अब नेक्स्ट स्लाइड उनके लिए जो कि हिंदी में नोट्स बना रहे हैं, हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इसको पॉज करके भी रीड कर लेंगे, बाकी मैं इनफ टाइम दे रहा हूं, पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट ग्लोबली इन R&D स्पेंडिंग्स इन 2024 विप्को रिपोर्ट। इन्होंने बहुत लेट रिपोर्ट निकाला, बट हाल ही में विप्को ने एक रिपोर्ट निकाला है कि इन कंट्रीज में से सबसे ज्यादा R&D पे खर्चा कौन करता है, कौन सी कंट्री करती है। इज इट यूनाइटेड स्टेट, जापान, चाइना और जर्मनी? सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑब्वियसली चाइना। ऑलमोस्ट 758 और 785 बिलियन डॉलर्स का खर्चा ये लोग सिर्फ और सिर्फ R&D में कर देते हैं। और अगर इंडिया की बात की जाए इसके कंपैरिजन में, तो उसका अराउंड 75-78 बिलियन डॉलर ही है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि इंडिया का रैंक क्या है इसमें। तो हम लोग और रैंकिंग की बात करते हैं, जैसे यूएस सेकंड रैंक, जापान थर्ड रैंक, जर्मनी फोर्थ रैंक, सेकंड एंड थर्ड। और अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए, यूएस और चाइना को, तो दैट अकाउंट ऑलमोस्ट 50% ऑफ R&D स्पेंडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन दोनों को मिला के यही दोनों 50% R&D स्पेंडिंग को घेर लेंगे। अब जब बात करते हैं यहाँ पे विप्को रिपोर्ट की, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये है जिनेवा में। और जब बात करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो ये क्या करता है, जितने भी आईपीज बनाए जाते हैं, जितने, मान लीजिए कि आपने कोई इन्वेंशन किया, तो ऑब्वियस सी बात है आप चाहेंगे कि जो प्रोप्राइटरी राइट है वो आपके पास हो, कोई छीने ना, कोई डुप्लीकेसी ना हो। तो एक तरह से वो रजिस्टर कर लेता है। और अगर कोई इलीगली आपके प्रोप्राइटरी राइट ओवरड्यू करके आपका ही प्रोडक्ट कॉपी कर लेता है, तो दिस विल गोना, विप्को विल गोना इंटरफेयर, और फिर उसको पेनलाइज कर सकती है या फिर प्रॉफिट शेयर कर देगी पूरा का पूरा उस पर्सन को जिसके नाम पे जो राइटफुल ओनर होगा उस प्रॉपर्टी राइट का। अब इससे रिलेटेड और भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे कि इंडिया का स्टैंड क्या है और इंडिया का रैंक क्या है। इंडिया ऑलमोस्ट 75.7 बिलियन, मतलब कि 2.6% ऑफ द टोटल जीडीपी खर्च करता है R&D पे। और इसके बाद इंडिया का जो रैंक होता है इतना खर्चा करने के बाद, दैट इज 7th रैंक। अब जब बात आती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, ग्लोबल हर एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वो भी विप्को ही निकालता है, जिसमें दिखाता है कि कौन सी कंट्री कितना एक्टिवली इन्वॉल्व है इनोवेशन में, GII। उसमें भी इंडिया का रैंक 38th है। Even though if you compare it with China and US, that is still low, but if you compare it with India itself from the past, तो आप नोटिस करेंगे कि इंडिया अचीव्ड अ कंसिडरेबल ग्रोथ इन GII इंडेक्स 2। अब यहाँ पे चाइना की स्पेसिफिकली बात की जाए तो चाइना का शेयर जो है वो
अचानक से 2000 में 4% था, बढ़ के 27.4% हो गया है। और अगर चाइना और यूएसए को साथ में रखा जाए, दैट्स अकाउंट टू 54.7% ऑफ ग्लोबल R&D स्पेंडिंग। ये अकेले पूरा पल्ला भारी कर देंगे। अब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टैब्लिश हुआ था 1967 में, और इसको यूएन का टैग आप बोल सकते हैं कि यूएन का सपोर्ट इसको जाके 1974 में मिला था। इसके टोटल मेंबर्स हैं 194, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और दारिंगतान इसके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड उनके लिए जो लोग हिंदी में नोट्स बना रहे हैं और जो हिंदी में कंफर्टेबल है, वो इसको पॉज करके भी रीड करेंगे, और मैं इनफ टाइम दूंगा, थोड़ा सा हट जाऊंगा, इनफ टाइम दूंगा, रीड कर लीजिए एक बार। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। द ग्रोस एनपीए रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एज ऑफ सितंबर 2025 इज, मतलब जो ग्रॉस एनपीए रेशियो है, यहाँ एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन प्रॉफिट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो एसेट जो अब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि एनपीए का मतलब क्या है, बट हम लोग अभी क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से कौन सा एनपीए रेशियो इस समय चल रहा है, वेदर इट इज 3.25, 2.85, 2.15 और 1.95. So the correct answer here is 2.15 is the current NPA ratio, and this is considered as a achievement. अगर इंडिया की पास्ट हिस्ट्री उठा के देखें तो ये एक अचीवमेंट की तरह उभर के आती है। अब क्यों अचीवमेंट है, उससे पहले हम लोग को समझना होगा कि एनपीए होता क्या है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मींस कि मान लीजिए मैंने लोन लिया गवर्नमेंट से या इंस्टीट्यूशन से, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, और अब मैंने उसका ना ही प्रिंसिपल अमाउंट ना ही इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं फॉर 90 days. I was unresponsive. I wasn't paying interest and I wasn't even paying the principal amount. तो उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है। इसमें भी 3 फेज होते हैं। पहला सबसेट, इसमें क्या होता है कि 90 दिन तक आई वाज अनरिस्पॉन्सिव। दूसरा फेज होता है जिसमें हम 90 दिन से ज्यादा अनरिस्पॉन्सिव रहे हैं। तीसरा होता है इनकलेक्टेबल, लाइक इट वाज इम्पॉसिबल टू कलेक्ट एनीवे, मतलब कि इनकलेक्टेबल मतलब अब इम्पॉसिबल हो चुका है कि मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। तो अब बैंक के लिए इम्पॉसिबल हो गया वो लोन रिकवर करना। अब ऑब्वियस सी बात है, ये कम हुआ, 2.15 हो गया। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एन अचीवमेंट इफ यू कंपेयर इट विद द रिकॉर्ड दैट वी प्रीवियसली हैड। अब शेड्यूल बैंक्स के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे इस स्लाइड में। जैसे पहले हम लोग एनपीए रेशियो के बारे में आता करते हैं। ग्रॉस एनपीए रेशियो ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक स्टैंड्स एट 2.15 as of September 2025, lowest level in years, even below इस लेवल 2010 टू 2011 में लोएस्ट कंसिडर किया गया था, बट उससे भी कम है इस बार। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर देखा जाए तो 2.5 का रेशियो चल रहा है, प्राइवेट में देखा जाए तो 1.73 का रेशियो चल रहा है। फॉरेन बैंक में ये नंबर और घट जाता 0.8 का। तो पीएसबी शोज दैट स्ट्रॉन्गेस्ट इंप्रूवमेंट सिंस 2020। लीगल इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क इस पे एक तरह से गवर्न करेगा, आईबीसी, और सरफरेसी एक्ट एक तरह से गवर्न करता है, डीआरटी फ्रेमवर्क भी इसको गवर्न करता है, सेरिसाई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी जब से ये आया, मतलब ये सारे फ्रेमवर्क मिलके एक तरह से हेल्प किए हैं कि जो एनपीए रेशियो है वो इतना कम हो पाया। दीज आर द लीगल फ्रेमवर्क्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लो रेशियो। अब हम लोग बात कर रहे थे शेड्यूल बैंक के बारे में कि कब कहा जाता है कि कोई बैंक शेड्यूल बैंक है। Obviously, when you are registered under RBI 1934 एक्ट और उसके सेकंड शेड्यूल के अंदर अगर आपका बैंक रजिस्टर्ड हुआ है तो वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंडर फॉल करेगा। सो दिस वाज द होल डेफिनेशन ऑफ इट एंड द होल इंफॉर्मेशन ऑफ एनपीए। अब आते हैं इस स्लाइड पे, जो लोग हिंदी में नोट्स बना रहे हैं वो इसको पॉज करके एक बार रीड कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इंडिया रिसेंटली डिफीटेड विच कंट्री इन द SAFF अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप 2026 फाइनल।
इंडिया ने हाल ही में साफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप 2026 में किसको हराया? कौन सा टीम को? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बांग्लादेश। इसी मैच में थोड़ी देर कुछ मैच पहले बांग्लादेश से ये लोग हार गए थे, बट द टेबल्स वर टर्न्ड एट द वेरी फाइनल बाय 4-0। ये लोग बांग्लादेश को हराते हैं 4-0 से। एंड आफ्टर दैट, एज यू कैन सी द इमेज, दे वॉन चैंपियनशिप। अब कुछ स्टैटिक के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये नेपाल में वेन्यू इसका था, होस्ट कंट्री नेपाल थी इस बार। और यहाँ पे जब बात आती है SAFF की, तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। और जब साउथ एशियन की बात आती है तो सिर्फ साउथ के एशिया के कुछ कंट्रीज आती है, जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान एंड इंडिया। अब इससे रिलेटेड और थोड़े से फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि गोल स्कोरर कौन था। ऑब्वियसली भाई जिनकी वजह से जीते उनका नाम भी हाईलाइट होना चाहिए। सो दीज आर द 4 पीपल। वेल ऑब्वियसली इट इज अ गेम ऑफ टीम, बिना टीम के गेम जीता नहीं जा सकता, बट अगेन गोल स्कोरर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस मिल जाती है। तो ये हैं आपके गोल स्कोरर्स। वेन्यू था आपका पोखरा रंगशाला स्टेडियम, नेपाल। इंडिया वॉन द साफ अंडर 19 बाय 4-0। नेक्स्ट स्लाइड उनके लिए जो लोग हिंदी में कवर कर रहे हैं और हिंदी में नोट्स बना रहे हैं, वो पॉज करके एक बार रीड कर लेंगे। अब इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है जो बताना छूट गया था, कि जो SAFF है अंडर 19, इट वाज फॉर्म्ड बाय साउथ एशियन कंट्रीज ऑब्वियसली, एंड इन 1997। ये याद रख लीजिए, कई बार स्टैटिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ली जाते हैं कि हाल ही में इंडिया ने बांग्लादेश को हराया है अंडर 19 के अंडर। ये साफ फॉर्म कब हुई थी? तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, SSC में आ जाते हैं, UPSC में आ जाते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2026 इज। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो सेलिब्रेट होता बाय द RBI, उसका थीम क्या था और क्यों था, वो सारा डिस्कस करेंगे। सो द ऑप्शंस आर डिजिटल इंडिया बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर ऑल, क्या हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग फाइनेंशियली इंक्लूडेड हो, या फिर KYC योर फर्स्ट स्टेप टू सेव बैंकिंग। हाल ही में बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, क्या ये थीम हो सकता है, या फिर टू सिक्योर पेमेंट एंड ग्रोथ। आपने देखा होगा यूपीआई ट्रांजैक्शन कितने तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या ये थीम हो सकता है टू सिक्योर पेमेंट एंड ग्रोथ? सो द करेक्ट आंसर हियर इज नो योर कस्टमर, योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड सेव बैंकिंग। एंड एज आई हैव सेड, इस बार साइबर क्राइम जिस स्पीड से बढ़ रहा है, साइबर रिलेटेड क्राइम हो गए, OTP रिलेटेड फ्रॉड्स हो गए, उसको मद्देनजर रखते हुए RBI ने डिसाइड किया कि हम लोग इस थीम को एज अ कोर प्रमोट करेंगे। अब KYC बहुत लोगों ने पैन कार्ड इशू करते टाइम या फिर क्रेडिट कार्ड इशू करते टाइम कराया होगा। KYC में क्या होता है, एक तरह से वेरिफिकेशन होता है जो कि बैंक खुद करता है, फेस टू फेस होता है। अब ये ऑनलाइन भी हो सकता है, बट जनरली ऑफलाइन भी ही होता है। तो इसको कोर बनाया गया इस बार। इससे रिलेटेड और स्टैटिक्स इंफॉर्मेशन या फिर की इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। जैसे ये फाइनेंशियल वीक सेलिब्रेट हो रहा है सिंस 2016। इट वाज सेलिब्रेटेड बिटवीन 9 to 13 Feb 2026, लॉन्च्ड बाय RBI रिजर्व बैंक, और जिनके RBI गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। हम लोग पहला ही क्वेश्चन ये कवर किया है। यहाँ पे KYC योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेफ बैंकिंग उनका थीम है। सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री जो कि सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है KYC रिलेटेड, वो ये रहा। पूरा डाटा सेंटर बना के रखें एक तरह से, जहाँ पे KYC रिलेटेड जितने भी डाटा कलेक्ट होते हैं वो एक जगह रखे जाते हैं। अब इससे क्या होगा, कोई भी कस्टमर अगर बैंक अकाउंट खोलना चाह रहा हो या फिर ट्रांजेक्शन करना चाह रहा हो, तो ऑन बोर्डिंग फास्टर हो जाएगी एक तरह से KYC के थ्रू। रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट एक बार सबमिट हो गया KYC के दौरान, उसको डुप्लीकेसी नहीं किया जा सकता, उसको डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक बार ये रिपोजिटरी में सबमिट हो गया इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो उससे वेरीफाई कर लिया जाएगा। और मैं बता दूं, इस रिपोजिटरी में जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं वो सारे वेरीफाइड होते हैं। अगर आप मान लीजिए पैन कार्ड के लिए दे रहे हैं, तो मान लीजिए सैलरी स्लिप दे रहे हैं या जो भी हो, तो वे वेरीफाई किए जाएंगे बाय द बैंक्स, फ्रॉम द बैंक्स, बाय द स्कूल्स। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स का डुप्लीकेशन
तरह से कम हो जाएगा एंड इट विल गोना इम्प्रूव फाइनेंशियल सिस्टम एफिशिएंसी ऑल्सो। अब नेक्स्ट स्लाइड उनके लिए जो लोग हिंदी में नोट्स बना रहे हैं, जो लोग हिंदी में कवर कर रहे हैं, वो पॉज करके रीड कर सकते हैं एक बार। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। Black Swan Summit India 2026 was held in which state, which city? ब्लैक स्वॉन समिट जो है वो कौन से सिटी में या कौन से स्टेट में हेल्ड किया गया था? सो द ऑप्शंस आर मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर या फिर चेन्नई। सो द करेक्ट आंसर हियर इज भुवनेश्वर, which is one of the city of ओडिशा, जहां के सीएम है मोहन चरण मांझी। इनका नाम थोड़ा सा सिमिलर है मध्य प्रदेश के सेम से, इसलिए कंफ्यूजन होगी, बट मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम का नाम है। और इस समिट में जो चीफ गेस्ट थी वो खुद यहाँ की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू थी, जो चीफ गेस्ट रह चुकी थी यहाँ पे। अब जब बात कर रहे हैं ब्लैक स्वॉन समिट की, तो यहाँ पे ब्लैक स्वॉन से रिलेटेड डिस्कशंस नहीं होते हैं। इट वाज अ कंसेप्ट डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट नसीम। इनका और भी बड़ा नाम है, इसके बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं। इन्होंने ब्लैक स्वॉन से रिलेटेड कंसेप्ट डेवलप किया था, इकोनॉमिक टर्म डेवलप किया था। तो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती हैं, एआई एक्सपर्ट्स आते हैं, जो आके यहाँ पे डिस्कस करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वट एवर द इंडस्ट्री इज करेंटली इंपॉर्टेंट, उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। जैसे अभी एआई बूम चल रहा है, तो यहाँ पे वो डिस्कशन चल रहा था कि हाउ दे विल गोना इन्वेस्ट इन एआई। ये हेड कराया गया था बाय द कोलैबोरेशन ऑफ टू थिंग, पहला गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड द सेकेंड इज ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क। इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। अब इसी ऑर्गेनाइजेशन, इसी समिट में ओडिशा गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया जो कि भारत नेत्र था। ये इनका खुद का इनिशिएटिव है, ये इनका खुद का ब्रांड है, जिसपे ये लोग प्रॉपरली गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी। और एक तरह से मोटिवेशन था फॉर दोज हु वर देयर टू सी द समिट, वांट टू फील दैट कि हाँ इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं है। इसलिए उनको एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया भारत नेत्र की तरफ कि हाँ वी कैन बिल्ड समथिंग एंड वी आर वर्थ इन्वेस्टिंग। अब इसका ड्यूरेशन था 2 दिन के लिए कंडक्ट कराया गया था 2026 में, और इनॉग्रेटेड विद एड्रेस बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। की थीम था हाई इम्पैक्ट अनप्रिडिक्टेबल डिसरप्शन, बिल्डिंग फ्यूचर रेडी फाइनेंशियल सिस्टम, इंश्योरिंग ट्रस्ट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डिजिटल ग्रोथ। बिना किसी को हार्म किए सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। धीरे ही चलेंगे, धीरे ही ग्रोथ होगी, बट इट विल बी सस्टेनेबल, इट विल बी हार्मलेस। अब नेक्स्ट स्लाइड उनके लिए जो लोग हिंदी में नोट्स बना रहे हैं वो पॉज करके जल्दी जल्दी रीड कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे अपना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। हु लॉन्च्ड द 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन्ड बाय क्वालकॉम इन इंडिया? अभी हाल ही में 2 नैनोमीटर चिप किस पर्सन ने लॉन्च किया है बैंगलोर में, जो कि बैंगलोर में है क्वालकॉम इंडिया, ये बैंगलोर में फंक्शन हो रहा था। And it was launched by none other than Ashwani Vaishnav, who rules the Ministry of and who is under the Ministry of Railways, Information and Broadcasting. और ये जो प्रोग्राम किया गया, ये जो 2 नैनोमीटर का चिप सेमी कंडक्टर प्रोग्राम के अंदर किया गया, सेमी कंडक्टर प्रोग्राम मिशन 2027 के अंदर ये लॉन्च किया गया बैंगलोर में। अब यहाँ पे 2 nm की जब बात होती है तो यहाँ पे ये जानना जरूरी कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 बिलियनथ ऑफ मीटर, ये वैल्यू होती है 1 नैनोमीटर की। इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 नैनोमीटर कितना होगा। एंड लेट मी टेल यू एज एन स्टैटिक जनरल नॉलेज कि जितना छोटा होगा, अभी तो ये आपको दिख रहा होगा ये हाथ में, ये टॉप आउट है एक तरह से, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले जो एक शो किया जाता है, दिखाया जाता है कि
हाउ इट विल गोना लुक आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, वो एक तरह से टॉप आउट बोलते हैं उस चीज को, वो ये है टॉप आउट। अब ये जितना छोटा होगा उतना फास्टर हो सकता है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में भी जो चिप लगी हुई है इंटेल की, क्वालकॉम की भी, स्नैपड्रैगन, वो सारे कितने फास्ट करते हैं और वो कितने छोटे छोटे होते हैं। अभी तो ये बड़ा है बट इट इज अ स्टार्टिंग फॉर अस। हाँ, हम लोग स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे हम लोग बिल्ड कर लेंगे। अभी तो ये 2 nm कम सेमीकंडक्टर है, धीरे धीरे और बढ़ते ही जाएंगे हम लोग। सो इट वाज डेवलप्ड बाय क्वालकॉम व्हिच इज फ्रॉम सैन डिएगो यूएस। इट वाज फॉर्म्ड इन अराउंड 1985 और तब से ये स्नैपड्रैगन के ऊपर, आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के बारे में, उस पर काम कर रही है और अब इंडिया में ये इंटर की है सेमीकंडक्टर मार्केट में। व्हाई? बिकॉज आफ्टर यूएस, इंडिया इज द लार्जेस्ट इंजीनियर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इंडिया में यूएस के बाद सबसे ज्यादा इंजीनियर निकलते हैं। So it was launched in Bangalore. He was the Union IT Minister Ashwini Vaishnaw. Chip designed by Qualcomm. What is 2nm technology? Represent cutting edge semiconductor node. इसका बेनिफिट क्या होगा? हाई परफॉर्मेंस, लोअर पावर कंजप्शन। सपोर्ट किस चीज को करेगा? ऑब्वियसली अगर हम लोग डाटा सेंटर बना रहे हैं जहाँ पे एआई रिलेटेड जितने भी उसकी मेमोरीज होंगे, डाटाज होंगे, जहाँ स्टोर करें, वहां पे काम आएगा। 5G 6G के ऊपर जो काम कर रहा है वहां पे भी 2nm की सेमीकंडक्टर चिप काम आएगी। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर का खास रोल रहता है। इस स्लाइड फॉर दोस दिस स्लाइड फॉर दोस हु आर मेकिंग नोट्स इन हिंदी, जो लोग हिंदी में नोट्स बना रहे हैं वो पॉज करके एक बार रीड करेंगे इस पूरे स्लाइड को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। AII, Airport Authority of India, which was established in 1995, signed an MOU with which organization for search free airport cab services? हाल ही में इन चारों में से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया फॉर सर्च फ्री एयरपोर्ट कैब सर्विसेज? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सर्च फ्री, मतलब कि चाहे बारिश हो रही हो या ट्रैफिक ज्यादा हो, इनका प्राइस हमेशा सेम रहेगा, प्राइस कभी नहीं बढ़ेगा। और अगर आपने मेरी पिछले की पिछली वीडियो देखी होगी तो आप तुरंत ही ऑप्शन सी को टिक लगा देंगे, भारत टैक्सी। इट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय अमित शाह और ये पहला ऐसा कोऑपरेटिव बेस्ड हेलिंग सर्विसेज देगा व्हेन इट कम्स टू कैब ड्राइविंग। और इसके अंदर एक और बाइफर्केशन है जहां पे दीदी टैक्सी करके एक और फीचर्स अवेलेबल है, जहां पे वुमेन ड्राइवर विल बी अवेलेबल फॉर दोस हु वांट टू ऑप्ट फॉर इट। जैसे कुछ महिलाएं रात में किसी काम की वजह से निकलती हैं, रात में लेट नाइट छूटती हैं जो भी, एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल विद मेल ड्राइवर, सो दे कैन कॉल दिस कैब दीदी, जिससे एक वुमेन ड्राइवर उनको लेने आ जाएगी। इट विल बी beneficial for both the women workers and the women drivers, and that is truly a women empower initiative. अब इससे रिलेटेड और की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया signed MOU with Bharat Taxi. It will improve the last mile connectivity at selected Indian airport. अभी ये एयरपोर्ट के आसपास ही घूमेंगे, फिर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाएगा। इसमें जितने भी ड्राइवर असाइंड होते हैं, जितने भी ड्राइवर रजिस्टर्ड होते हैं भारत टैक्सी के अंडर, दे आर नॉट बाउंड टू स्टे असाइंड ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन। दे कैन वर्क एट उबर ऑल्सो, ओला ऑल्सो और भारत टैक्सी ऑल्सो। भारत टैक्सी में ये है कि यहाँ पे जो ओनर होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो सारा का सारा ड्राइवर पे जाएगा, कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा बीच से। यहाँ पे ओनर भी ड्राइवर ही होंगे, दैट इज बेनिफिशियल फॉर देम टू। इंडिया फर्स्ट ड्राइवर ओन्ड कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विसेज ऑपरेटेड बाय Sahakar टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, promoted by नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट स्लाइड उनके लिए जो लोग हिंदी में नोट्स बना रहे हैं वो पॉज करके एक बार रीड करेंगे और कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। हु इज द लीडर ऑफ भूमजाई थाई पार्टी रिसेंटली वॉन द इलेक्शन ऑफ थाईलैंड? ऐसा कौन सा लीडर है जो इस पार्टी का मेंबर और रिसेंटली थाईलैंड में इलेक्शन जीता है? सो ही इज द पर्सन एंड हिज नेम इज अनुइतिन चानवी रकुल। इस पर्सन ने, जो कि ये भूमजाई थाई पार्टी का, जिसका मतलब प्राउड टू बी थाई, प्राउड टू बी
थाई, जो कि 2008 से थाईलैंड में ऑपरेट कर रही है, उसका एक मेंबर जिसका नाम है अनुइतिन चानवीरकुल हाल ही में इलेक्शन जीत गए हैं और ये बनेंगे नेक्स्ट पीएम ऑफ थाईलैंड, द नेक्स्ट रूलर ऑफ थाईलैंड। अगर बात करें थाईलैंड की स्पेसिफिक तो इसका कैपिटल है बैंकॉक, दैट एवरीवन नोस, बैंकॉक। और यहाँ की करेंसी है थाई बात, ये उन्हीं को पता होगा जो बैंकॉक गए होंगे। अब इससे रिलेटेड और कुछ की इंफॉर्मेशन डिस्कस करना जरूरी है, जैसे थाईलैंड हेल्ड इलेक्शन फॉर 500 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टोटल। वहां पे जो जैसे यहाँ लोकसभा, वहां पे मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जहां पे 500 लोग रहते हैं और उसके ऊपर एक लीडर चुना जाता है जो कि अभी बूमजाई थाई पार्टी से चुना गया है, लेड बाय अनुइतिन चानवी रकुल। ही विल बी द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। ये की लीडर रह चुके हैं, ये 2025 सितंबर 2025 को बनेंगे केयर टेकर पीएम, नाउ लीडिंग द गवर्नमेंट फॉर्मेशन आफ्टर इलेक्शन विक्ट्री। कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है थाई बात। अब जल्दी हिंदी वाले लोग जो भी हिंदी में पढ़ रहे हैं या हिंदी में नोट्स बना रहे हैं, जल्दी जल्दी पॉज करके नोट्स बना लें। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। हु इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? यस, यू हर्ड इट राइट, शी इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान सिंस देयर इंडिपेंडेंस, और इनका नाम है सनाए ताकेइची। Shinzo Abe तो obviously option में नहीं है. He was assassinated and he was the longest serving prime minister of Japan until he was assassinated. और इन्हीं के अंडर, इन्हीं के प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर इंडिया को 2 बुलेट ट्रेन गिफ्ट किया गया था। उस बुलेट का नाम आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब सनाए ताकिची पहले भी मिनिस्टर रह चुके इकोनॉमिक की, मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एंड हर ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस by being an economic minister उनको लाइमलाइट में लाता है, and after that she won an election and become the first female prime minister of Japan। यहाँ पे एम्परर भी रूल करते हैं, एम्परर जिनका नाम है नारीहितो। जैसे यूके में द किंग एंड द क्वीन रूल करते हैं एक तरह से, बहुत खास उनका रोल नहीं रहता बट वहां पे हाईनेस रहते हैं, वैसे यहाँ पे एम्परर का रोल रहता है नारीहितो। अब कुछ और की फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे सनाए ताकेइची के बारे में, जैसे जापानीज रूलिंग पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी विल बी लेड बाय सनाए ताकेइची वॉन द लैंडमार्क विक्ट्री, और ये बनाती है इनको पहले ऐसे फीमेल पीएम। यहाँ का कैपिटल है टोक्यो, यहाँ पे करेंसी जो यूज होती है जापानीज येन होती है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि हिंदी वाले लोग के लिए, जो भी हिंदी में नोट्स बना रहे हैं जल्दी जल्दी नोट्स बना लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। Which organization's researcher recently discovered 2 new marine polychaete warren worm specimen? इसको कान खजूरा बोलने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। They come under the species worm। अब इन चारों में से कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इससे रिलेटेड इससे 2 स्पीशीज डिस्कवर किए हैं? सो द करेक्ट आंसर हियर इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, which was formed in 1916 and headquarter इसका है कोलकाता में। और करेंटली इसकी जो डीजी हैं, डायरेक्टर हैं, वो है धृति बैनर्जी, और उनसे ही इंस्पिरेशन लेके इन स्पीसीज का नाम रखा गया है। अब इन स्पीसीज का नाम प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी, तो मैं आपको बस मार्क कर दे रहा हूँ, अगर आपसे हो पाए तो ठीक है, बाकी आप लिख लीजिए क्योंकि यूपीएससी में इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं कभी कि हाँ जब इन स्पीशीमेंट्स की बात हो रही है तो बताइए ये किस चीज से रिलेटेड है और ये कहाँ मिला था, जैसे बे ऑफ बंगाल में मिला था, ये 2 जगह का नाम है जहाँ पे इनको ढूंढा गया, इनका डिस्कवरी हुई। तो यूपीएससी के इस तरह के क्वेश्चंस बहुत फेवरेट होता है, कभी पूछ लेता है। तो अब जेएसआई की जब बात करते हैं, जो कि मैंने बता दिया कोलकाता में हेडक्वार्टर है, 1916 में स्टेब्लिश हुआ था अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और अभी करेंटली इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर धृति बैनर्जी। अब अगला स्लाइड उनके लिए जो लोग हिंदी में नोट्स बना रहे हैं वो जल्दी जल्दी इसको पॉज करके एक बार रीड कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 15। इंटरनेशनल
Epilepsy Day 2026 is observed on which date? इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, जो कि एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, एंड इट इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है? सेलिब्रेट नहीं बोला जाएगा, ऑब्जर्व किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 10th ऑफ फेब। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है और थोड़ा सा एपिलेप्सी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। सो द डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th Feb 2026. Every year on 10th Feb it is observed to celebrate it. Fall on second Monday of Feb every year. मतलब ये डेट टेम्परेरी है, बट सेकेंड मंडे ऑफ फेब ये परमानेंट है। हर साल सेकेंड मंडे को ही सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल्सो कॉल्ड सीजर डिसऑर्डर। एपिलेप्सी को सीजर डिसऑर्डर भी बोला जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विच इज अफेक्टिंग द ब्रेन एक्टिविटी। इट इज रैंक्ड एज फोर्थ मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसीज ग्लोबली। ग्लोबली इसको चौथा रैंक दिया गया। इट इज फोर्थ मोस्ट incidental common neurological disorder. Causes abnormal electric activity in the brain. मतलब कि मान लीजिए आप कुछ सोच रहे हैं, randomly आपका थॉट कहीं और चला जाता है। Right now I'm thinking about how to teach this and all of a sudden I'm talking about कि यार वो मूवी कैसी थी, ये वो। उससे बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। ये तो मैंने बहुत लाइट समझा है, बट इससे और भी ज़्यादा सीवियर होता है। इट लीड्स टू recurrent seizure, temporary brain function disruption. अब जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे, इस दिन के पीछे ऑब्जर्व करती है, वो है इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी एंड इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी। ये लोग रिसर्च के लिए भी इससे रिलेटेड कोई क्योर हो सकता है या फिर डिसऑर्डर का कई बार क्या होता है, आपको हॉस्पिटैलिटी से ठीक किया जा सकता है। कई बार हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं जिसपे एक तरह से आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन में डाला जाता है इनसे रिलेटेड पेशेंट को, उनकी एक्टिविटीज को दिया देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और ट्राई किया जाता है कि किसी हद तक ठीक किया जा सके। अब ये स्लाइड उनके लिए जो लोग हिंदी में नोट्स बना रहे हैं पॉज करके रीड कर लेंगे, फिर हम लोग चलते हैं लास्ट पेज में जो कि है थैंक यू। रियली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा। मेरी प्रीवियस एपिसोड्स जो फेब के ऊपर बन रही हैं, जी के करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर या मंथली करंट अफेयर, वो सारी आप इसी चैनल में देख सकते हैं। और कोई भी गलती हो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्लाइड, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि भैया ये वाला पार्ट में आप थोड़ी सी गलती कर दी है, इसका मतलब ये होता है, या फिर इस कंसेप्ट का मतलब कुछ और होता है, आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, तो वो भी जरूर करिएगा। आपकी इसी तरह मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिए, एंड मैं भी साथ ही साथ आपको कुछ कुछ न्यूज़ लाता रहूंगा धीरे धीरे करके, आपको भी थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस दूंगा अपना साइड ऑफ व्यू। सो या, अ वेरी थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर बियरिंग मी।